इस ऑडियो क्लिप में हम बात करने जा रहे हैं यूनिट 5 के चैप्टर नंबर 20 लोकोमोशन एंड मूवमेंट के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 20 लोकोमोशन एंड मूवमेंट। मूवमेंट लिविंग बींग्स की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। एनिमल एंड प्लांट में अनेक तरह के मूवमेंट पाए जाते हैं। अमीबा जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्रोटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग एक मूवमेंट का सिंपल फॉर्म है। कई ऑर्गेनिज्म सीलिया फ्लैजेला टेंटिकल्स द्वारा मूवमेंट शो करते हैं। मानव अपने लिम्स, जॉ, आईलेट, टंग आदि को मूव कर सकता है। कुछ मूवमेंट में प्लेस अथवा लोकेशन में चेंज होता है। ऐसे वॉलेंटरी मूवमेंट को लोकोमोशन कहते हैं। वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग आदि सभी लोकोमोटरी मूवमेंट के कुछ फॉर्म हैं। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर का अदर प्रकार के मूवमेंट में इन्वॉल्व स्ट्रक्चर में भिन्न होना आवश्यक नहीं है। जैसे पैरामीशियम में सीलिया की सहायता से साइटोफेरिंक्स द्वारा भोजन का मूवमेंट एंड लोकोमोशन दोनों कार्य हो सकते हैं। हाइड्रा अपने टेंटिकल्स का प्रयोग शिकार पकड़ने एंड लोकोमोशन दोनों में कर सकता है। हम अपने लिम्स का प्रयोग बॉडी के पोस्चर को बदलने एंड लोकोमोशन दोनों में करते हैं। ऊपर दिए गए ऑब्जर्वेशन से संकेत मिलता है कि लोकोमोशन एंड मूवमेंट का सेपरेट अध्ययन स्टडी नहीं किया जा सकता है। सभी लोकोमोशन मूवमेंट होते हैं, लेकिन सभी मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होते हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 20.1 टाइप्स ऑफ मूवमेंट के बारे में। टाइप्स ऑफ मूवमेंट। टाइप्स ऑफ मूवमेंट। मनुष्य की बॉडी की सेल्स मेनली 3 टाइप्स के मूवमेंट शो करती हैं: अमीबॉइड, सीलरी एंड मस्कुलर। हमारी बॉडी में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल जैसे मैक्रोफाइजिस एंड ब्लड की ल्यूकोसाइट बोले तो WBC अमीबॉइड मूवमेंट्स रिप्रेजेंट करती हैं। ये अमीबॉइड मूवमेंट एक्टिवली प्रोटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग द्वारा सीडोपोडिया बनाकर की जाती है, जैसे कि अमीबा में। साइटोस्केलेटल एलिमेंट जैसे माइक्रोफिलामेंट भी अमीबॉइड मूवमेंट में सहयोगी होते हैं। सिलिएटेड एपिथेलियम की लाइनिंग बनाने वाले हमारे अधिकतर इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन में सीलरी मूवमेंट पाया जाता है। ट्रैकिया में सीलिया के कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट से एटमॉस्फेरिक एयर में उपस्थित गंदे पदार्थों को रिमूव करने में सहायता मिलती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से ओवा का पास होना भी सीलरी मूवमेंट की सहायता से होता है। हमारे लिम्स, जॉ, टंग एसेट्रा के मूवमेंट के लिए मस्कुलर मूवमेंट आवश्यक है। मनुष्य एंड मोस्ट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लोकोमोशन एंड अदर प्रकार के मूवमेंट में मसल की कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी का उपयोग होता है। लोकोमोशन के लिए मस्कुलर, स्केलेटल एंड न्यूरल सिस्टम का एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन जरूरी होता है। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 20.2 मसल के बारे में। मसल एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है। मसल मेसोडर्म से डिराइव्ड होती है। अडल्ट ह्यूमन के बॉडी के वेट का लगभग 40 से 50% हिस्सा मसल का होता है। मसल की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। लोकेशन, अपीयरेंस एंड नेचर ऑफ रेगुलेशन ऑफ देयर एक्टिविटीज़ एसेट्रा के बेस पर मसल्स को क्लासीफाई करते हैं। लोकेशन के बेस पर मसल 3 प्रकार की होती हैं: स्केलेटल, विसरल एंड कार्डियक मसल। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं स्केलेटल मसल के बारे में। स्केलेटल मसल बॉडी के स्केलेटल कंपोनेंट के क्लोज कांटेक्ट में होती है। माइक्रोस्कोप से देखने पर स्केलेटल मसल में धारियां दिखती हैं, इसलिए स्केलेटल मसल को स्ट्रिएटेड मसल कहते हैं। स्केलेटल स्ट्रिएटेड मसल की एक्टिविटीज़ पर नर्वस सिस्टम का वॉलेंटरी कंट्रोल होता है, इसलिए स्ट्रिएटेड स्केलेटल मसल को वॉलेंटरी मसल भी कहते हैं। स्केलेटल स्ट्रिएटेड मसल मुख्य रूप से लोकोमोशन एंड बॉडी पोस्चर को बदलने में सहायक होती हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं विसरल मसल्स के बारे में। विसरल मसल्स बॉडी के हॉलो विसरल ऑर्गन जैसे एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट आदि की इनर वॉल्स में पाई जाती हैं। विसरल मसल नॉन स्ट्रिएटेड एंड स्मूथ दिखती हैं, इसलिए विसरल मसल का स्मूथ मसल नॉन स्ट्रिएटेड मसल कहते हैं। विसरल मसल बोले तो नॉन स्ट्रिएटेड स्मूथ मसल की एक्टिविटीज़ पर नर्वस सिस्टम का वॉलेंटरी कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए विसरल मसल को इनवॉलेंटरी मसल्स भी कहते हैं। विसरल मसल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट द्वारा भोजन एंड जेनाइटल ट्रैक्ट द्वारा गैमीट के मूवमेंट में सहायता प्रदान करती हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं कार्डियक मसल के बारे में। कार्डियक मसल हार्ट की मसल्स होती हैं। कई कार्डियक मसल सेल्स ब्रांचिंग पैटर्न में अरेंज होकर कार्डियक मसल बनाती हैं। रंग रूप बोले तो अपीयरेंस के बेस पर कार्डियक मसल स्ट्रिएटेड होती हैं। कार्डियक मसल इनवॉलेंटरी होती हैं क्योंकि नर्वस सिस्टम
कार्डियक मसल की एक्टिविटी को डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करता है। अब हम स्केलेटल मसल को डिटेल में समझने के लिए स्केलेटल मसल की स्ट्रक्चर एंड कॉन्ट्रैक्शन के मैकेनिज्म को पढ़ेंगे। हमारे बॉडी में प्रत्येक ऑर्गेनाइज्ड स्केलेटल मसल कई मसल बंडल या फेसिकल्स की बनी होती हैं जो कॉमन कोलाजेनियस कनेक्टिव टिश्यू से घिरी रहती हैं, जिसे फेसिया कहते हैं। प्रत्येक मसल बंडल में कई मसल फाइबर होते हैं। प्रत्येक मसल फाइबर के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे सार्कोलेमा कहते हैं। मसल फाइबर के सार्कोप्लाज्म में कई न्यूक्लियाई होते हैं, इसलिए इसे सिंसिटियम कहते हैं। मसल फाइबर के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका मतलब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कैल्शियम आयन का स्टोर हाउस होते हैं। मसल फाइबर की एक विशेषता है कि मसल फाइबर के सार्कोप्लाज्म में कई सारे पैरेलली अरेंज मायोफिलामेंट्स और मायोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं। प्रत्येक मायोफाइब्रिल्स में अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड पाए जाते हैं। मायोफाइब्रिल की डिटेल स्टडी से यह पता चलता है कि मायोफाइब्रिल का स्ट्रिएटेड फॉर्म दो मेन प्रोटीन एक्टिन एंड मायोसिन के स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन के कारण होता है। लाइट बैंड में एक्टिन होता है एंड लाइट बैंड को आई बैंड या आइसोट्रोपिक बैंड कहते हैं। डार्क बैंड को ए या एन आइसोट्रोपिक बैंड कहते हैं। डार्क बैंड में मायोसिन होता है। दोनों प्रोटीन रॉड जैसी स्ट्रक्चर में अरेंज रहती हैं। ये प्रोटीन एक दूसरे के पैरेलल होने के साथ मायोफाइब्रिल के लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के भी पैरेलल होती हैं। एक्टिन फिलामेंट मायोसिन फिलामेंट की तुलना में पतले होते हैं, इसलिए एक्टिन को थिन एंड मायोसिन को थिक फिलामेंट कहते हैं। प्रत्येक आई बैंड को सेंटर से बाइसेक्ट करने के लिए एक इलास्टिक फाइबर होता है जिसे जेड लाइन कहते हैं। थिन फिलामेंट जेड लाइन से फर्मली मजबूती से जुड़े रहते हैं। ए बैंड के मध्य में एक थिन फाइबरस मेम्ब्रेन एम लाइन से ए बैंड के थिक फिलामेंट जुड़े होते हैं। ए बैंड के मध्य में एक थिन फाइबरस मेम्ब्रेन एम लाइन से ए बैंड के थिक फिलामेंट जुड़े होते हैं। मायोफाइब्रिल की पूरी लंबाई में ए एंड आई बैंड अल्टरनेट ऑर्डर में लगे रहते हैं। दो सक्सीसिव जेड लाइन के बीच पाई जाने वाले मायोफाइब्रिल के पार्ट को सार्कोमियर कहते हैं। कॉन्ट्रैक्शन की फंक्शनल यूनिट को सार्कोमियर कहते हैं। रेस्टिंग स्टेट में थिन फिलामेंट के एंड दोनों साइड के थिक फिलामेंट के सेंटर के पार्ट को छोड़कर फ्री एंड पर पार्शियल ओवरलैप होते हैं। थिक फिलामेंट का सेंटर पार्ट जो थिन फिलामेंट से ओवरलैप्ड नहीं होता है उसे एच जोन कहते हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 20.2.1 स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। प्रत्येक एक्टिन फिलामेंट दो एफ फिलामेंटस एक्टिन का बना होता है। दो एफ एक्टिन एक दूसरे से हेलिकली बंधे रहते हैं। प्रत्येक एफ एक्टिन एक पॉलीमर है तथा इसके मोनोमर को जी बोलें तो ग्लोबुलर एक्टिन कहते हैं। एक दूसरी प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन के दो फिलामेंट एफ एक्टिन के निकट पूरी लंबाई में होते हैं। ट्रोपोमायोसिन में रेगुलर इंटरवल पर एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोनिन पाई जाती है। रेस्टिंग स्टेट में एक्टिन फिलामेंट के ऊपर मायोसिन के लिए एक्टिव बाइंडिंग साइट को ट्रोपोनिन ढके रखती है। प्रत्येक मायोसिन थिक फिलामेंट भी एक पॉलीमराइज्ड प्रोटीन होती है। एक थिक फिलामेंट बनाने के लिए कई मोनोमेरिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है जिन्हें मीरोमायोसिन कहते हैं। प्रत्येक मीरोमायोसिन के दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, अ ग्लोबुलर हेड विद शॉर्ट आर्म, अ टेल। हेड को हैवी मीरोमायोसिन HMM एंड टेल को लाइट मीरोमायोसिन LMM कहते हैं। HMM के कंपोनेंट, इसका मतलब हेड एंड शॉर्ट आर्म पॉलीमराइज्ड मायोसिन फिलामेंट की सरफेस से आपस में रेगुलर डिस्टेंस एंड एंगल से बाहर की ओर उभरे रहते हैं जिसे क्रॉस आर्म कहते हैं। ग्लोबुलर हेड एक एक्टिव ATPase एंजाइम है जिसमें ATP के लिए बाइंडिंग साइट एंड एक्टिन के लिए एक्टिव साइट होती है। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 20.2.2 मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन की मैकेनिज्म को स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी द्वारा अच्छी तरह से समझा जा सकता है। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी यह बताती है कि मसल फाइबर का कॉन्ट्रैक्शन थिन फिलामेंट के थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करने से होता है। CNS की मोटर न्यूरॉन द्वारा भेजे गए सिग्नल से मसल कॉन्ट्रैक्शन की शुरुआत होती है। एक मोटर न्यूरॉन तथा इससे जुड़े मसल फाइबर मिलकर एक मोटर यूनिट को बनाते हैं। मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर के सार्कोलेमा के बीच के जंक्शन को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट कहते हैं।
जंक्शन पर न्यूरल सिग्नल पहुंचने से एक न्यूरोट्रांसमीटर एसिटलकोलिन रिलीज होता है। जो न्यूरोट्रांसमीटर एसिटलकोलिन सार्कोलेमा में एक्शन पोटेंशियल उत्पन्न करता है। एक्शन पोटेंशियल पूरे मसल फाइबर पर फैल जाता है, जिससे सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं। कैल्शियम आयन के बढ़ने से एक्टिन फिलामेंट पर ट्रोपोनिन की सब यूनिट से कैल्शियम बाइंड करता है, जिसके कारण एक्टिन के ढके हुए एक्टिव साइट खुल जाते हैं। एटीपी की हाइड्रोलिसिस से प्राप्त एनर्जी का यूज कर मायोसिन हेड एक्टिन की खुली हुई एक्टिव साइट से बाइंड होकर क्रॉस ब्रिज बनाते हैं और क्रॉस ब्रिज से जुड़े एक्टिन फिलामेंट ए बैंड के सेंटर की तरफ खींचते हैं। इन एक्टिन से जुड़ी हुई जेड लाइन भी अंदर की तरफ खिंच जाती है, जिससे सार्कोमियर छोटा हो जाता है, अर्थात कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। ऊपर दिखे गए स्टेप से यह क्लियर होता है कि मसल के शॉर्ट होते समय या कॉन्ट्रैक्शन के समय आई बैंड की लेंथ कम हो जाती है, जबकि ए बैंड की लेंथ नहीं बदलती। मायोसिन से एटीपी एंड पी1 रिलीज होता है। मायोसिन से एडीपी एंड पी1 रिलीज होता है एंड मायोसिन अपनी रिलैक्स स्टेट में वापस चला जाता है। एक नए एटीपी के बाइंड होने से क्रॉस ब्रिज टूटते हैं। मायोसिन हेड एटीपी को फिर से हाइड्रोलाइज करता है तथा क्रॉस ब्रिज को बनाने एंड टूटने की साइकिल रिपीट होती है, जिससे कि फिर से स्लाइडिंग हो सके। यह प्रोसेस लगातार चलती रहती है जब तक कि कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी में दोबारा पंप बैक नहीं हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप एक्टिन फिलामेंट की मास्किंग हो जाती है। इसकी वजह से जेड लाइन अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस चली जाती है, अर्थात रिलैक्सेशन हो जाता है। डिफरेंट मसल्स में फाइबर की रिएक्शन टाइम में अंतर हो सकता है। मसल्स के बार बार एक्टिवेशन होने पर उनमें ग्लाइकोजन के एनारोबिक ब्रेकडाउन से लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन होने लगता है, जिससे थकान बोले तो फटीग होने लगती है। मसल्स में ऑक्सीजन स्टोर करने के लिए रेड कलर का पिगमेंट होता है, जिसे मायोग्लोबिन कहते हैं। कुछ मसल्स में मायोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे वे रेड कलर के दिखते हैं। ऐसी मसल्स को रेड मसल्स कहते हैं। रेड मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया अधिक होती हैं, जो एटीपी फॉर्मेशन के लिए मसल्स में भरे अत्यधिक ऑक्सीजन को यूज कर सकती हैं। रेड मसल्स को इसलिए एरोबिक मसल्स भी कहते हैं। कुछ मसल्स में मायोग्लोबिन कम होता है, जिससे वे पेल अथवा वाइटिश दिखती हैं, परंतु इसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अमाउंट ज़्यादा होता है। वाइट फाइबर एनॉर्बिक प्रोसेस द्वारा एनर्जी प्राप्त करते हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 20.3 स्केलेटल सिस्टम के बारे में। स्केलेटल सिस्टम के अंतर्गत बोन्स एंड कुछ कार्टिलेज का बना ढांचा आता है। बॉडी के मूवमेंट में स्केलेटल सिस्टम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कल्पना कीजिए जब आपको बिना जॉ बोन के भोजन चबाना पड़े एंड बिना लिम्ब बोन्स के टहलना पड़े। बोन्स एंड कार्टिलेज एक स्पेशल टाइप के कनेक्टिव टिश्यू हैं। बोन्स के मैट्रिक्स में कैल्शियम साइट प्रेजेंट होते हैं, इसलिए बोन्स कठोर होती हैं। कार्टिलेज के मैट्रिक्स में कॉन्ड्राइटिन सॉल्ट होते हैं, इसलिए कार्टिलेज पेलिएबल लचीली होती हैं। मनुष्य के स्केलेटल सिस्टम में 206 बोन्स एंड कुछ कार्टिलेज होती हैं। स्केलेटल सिस्टम को दो मुख्य भागों में बांटा गया है, द एक्सियल स्केलेटन एंड द अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स होती हैं। एक्सियल स्केलेटन बॉडी के मेन एक्सिस में लगी रहती है। स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम एंड रिब्स मिलकर एक्सियल स्केलेटन बनाती हैं। स्कल बोन्स के दो सेट क्रेनियम एंड फेशियल से बना होता है। स्कल में टोटल 22 बोन्स होती हैं। क्रेनियम में 8 बोन्स होती हैं। क्रेनियम ब्रेन के लिए हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग बनाती है। फेशियल रीजन में 14 स्केलेटल एलिमेंट होते हैं, जो स्कल का फ्रंट पार्ट बनाती हैं। एक यू शेप की हायोइड बोन पकल कैविटी के बेस पर पाई जाती है और हायोइड बोन भी स्कल में इंक्लूड रहती है। प्रत्येक मिडिल ईयर में 3 छोटी बोन मेलियस, इंकस एंड स्टेपीज होती हैं। इन्हें कलेक्टिवली ईयर ओसाइकल्स कहते हैं। स्कल रीजन वर्टिब्रल कॉलम के सुपीरियर रीजन के साथ 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स की सहायता से आर्टिकुलेट रहता है, डाइकॉन्डाइलिक स्कल। हमारा वर्टिब्रल कॉलम 26 वर्टिब्री का बना होता है। ये 26 वर्टिब्री डोर्सल साइड में एक ऑर्डर में लगी रहती हैं। वर्टिब्रल कॉलम स्कल के बेस से निकलता है और ट्रंक रीजन का मुख्य ढांचा तैयार करता है। प्रत्येक वर्टिब्री के बीच का भाग खोखला होता है, जिससे होकर स्पाइनल कॉर्ड गुजरती है। फर्स्ट वर्टिब्रा को एटलस कहते हैं और यह ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स के साथ आर्टिकुलेट रहती है। वर्टिब्रल कॉलम
को निम्न भागों में डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्रेनियम बोलें तो 7, थोरेसिक बोलें तो 12, लंबर बोलें तो 5, सैक्रल बोलें तो 1 फ्यूज्ड, कोक्सीजियल मतलब 1 फ्यूज। सर्वाइकल वर्टिब्री की संख्या मनुष्य सहित लगभग सभी मामल्स में 7 होती है, 7। वर्टिब्रल कॉलम स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। वर्टिब्रल कॉलम हेड को सपोर्ट करता है। वर्टिब्रल कॉलम रिब्स एंड पीठ की मसल्स के लिए अटैचमेंट प्रदान करता है। थोरैक्स की वेंट्रल मिड लाइन पर एक फ्लैट बोन होती है जिसे स्टर्नम कहते हैं। रिब्स 12 पेयर में होती हैं। प्रत्येक रिब एक पतली फ्लैट बोन है जो रिब्स डोर्सल साइड में वर्टिब्रल कॉलम एंड वेंट्रल साइड में स्टर्नम से जुड़ी होती है। रिब्स के डोर्सल एंड पर 2 आर्टिकुलेशन सरफेस होती हैं, इसलिए रिब्स को बाइसेफेलिक भी कहते हैं। फर्स्ट 7 पेयर रिब्स को ट्रू रिब्स कहते हैं। ट्रू रिब्स डोर्सल साइड में थोरेसिक वर्टिब्री एंड वेंट्रल साइड में स्टर्नम से हाईलाइन कार्टिलेज की सहायता से जुड़ी होती हैं। 8th, 9th एंड 10th पेयर रिब्स स्टर्नम के साथ सीधे आर्टिकुलेट नहीं करती बल्कि हाईलाइन कार्टिलेज की सहायता से 7th रिब्स से जुड़ी रहती हैं। इन्हें वर्टिब्रोकॉन्ड्रल बोले तो फॉल्स रिब कहते हैं। अंतिम 2 पेयर रिब्स 11th एंड 12th वेंट्रल साइड में जुड़ी नहीं होती, इसलिए इन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। थोरेसिक वर्टिब्री रिब्स एंड स्टर्नम मिलकर रिब केस बनाते हैं। लिम्स की बोन अपनी गर्डल के साथ मिलकर अपेंडिकुलर स्केलेटन बनाती हैं। प्रत्येक लिम्स में 30 बोन्स पाई जाती हैं। बोन ऑफ फोरलिम्ब, ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना। कार्पल्स बोले तो रिस्ट बोन 8, मेटाकार्पल्स बोले तो पाम बोन 5, फेलेंजीज बोले तो डिजिट 14। बोन ऑफ हाइंड लिप बोले तो लेग की बात कर रहे हैं। फीमर, थाई बोन लॉन्गेस्ट बोन मानी जाती है। टिविया एंड फुविला। टार्सल्स बोले तो एंकल बोन 7, मेटाटार्सल बोले तो 5, फेलेंजीज बोले तो 14 डिजिट। पटेला बोले तो नी कैप। पटेला कप शेप बोन है। पटेला नी को वेंट्रल साइड में कवर करती है। पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल की बोन क्रमशः अपर एंड लोअर लिम्स को एक्सियल स्केलेटन के साथ आर्टिकुलेट करने में सहायता प्रदान करती है। प्रत्येक गर्डल 2 अर्धभाग 2 हाफ से मिलकर बनती है। पेक्टोरल गर्डल के प्रत्येक हाफ में एक क्लेविकल एंड एक स्कैपुला होती है। स्कैपुला थोरैक्स के डोर्सल साइड में स्थित एक लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन है। स्कैपुला दूसरी और 7वीं रिब्स के बीच स्थित होती है। स्कैपुला के डोर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर भाग में एक उभार रिज होता है जिसे स्पाइन कहते हैं। स्पाइन एक एक्सपेंडेड फ्लैट प्रोसेस के रूप में होती है जिसे एक्रोमियन कहते हैं। क्लेविकल एक्रोमियन के साथ आर्टिकुलेट करती है। एक्रोमियन के नीचे एक डिप्रेशन होता है जिसे ग्लिनोइड कैविटी कहते हैं। ग्लिनोइड कैविटी ह्यूमरस के हेड के साथ शोल्डर जॉइंट बनाने के लिए आर्टिकुलेट हो जाती है। प्रत्येक क्लेविकल एक लॉन्ग सिलेंडर बोन है जिसमें 2 कर्वेचर पाए जाते हैं। क्लेविकल को कॉमनली कॉलर बोन कहते हैं। पेल्विक गर्डल में 2 कोएक्सल बोन होती हैं। प्रत्येक कोएक्सल बोन की 3 बोन इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस के फ्यूजन से बनती हैं। प्रत्येक कोएक्सल बोन 3 बोन्स के फ्यूजन से बनती हैं, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। कोएक्सल बोन के फ्यूजन पॉइंट पर एक कैविटी पाई जाती है जिसे एसिटाबुलम कहते हैं। एसिटाबुलम में थाई बोन आर्टिकुलेट करती है। वेंट्रल साइड में पेल्विक गर्डल के दोनों भाग मिलकर प्यूबिस सिम्फासिस बनाते हैं जिसमें फाइबरस कार्टिलेज होते हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 20.4 जॉइंट्स के बारे में। जॉइंट्स हर प्रकार के मूवमेंट के लिए आवश्यक होते हैं। जॉइंट्स में बॉडी की बोन्स सहयोगी होती हैं। लोकोमोटरी मूवमेंट भी जॉइंट्स का एक्सेप्शन नहीं है। जॉइंट्स बोन या बोन एवं कार्टिलेज के बीच का कॉन्टैक्ट है। मसल से उत्पन्न फोर्स का प्रयोग जॉइंट्स के मूवमेंट के लिए किया जाता है। यहाँ जॉइंट फलक्रम का काम करते हैं। डिफरेंट फैक्टर पर डिपेंड होने के कारण इन जॉइंट्स पर मूवेबिलिटी बदलती है। जॉइंट्स को मेनली 3 स्ट्रक्चर फॉर्म में क्लासीफाई किया गया है, जैसे फाइबरस, कार्टिलेजिनस एंड साइनोवियल। अभी हम बात करने जा रहे हैं फाइबरस जॉइंट के बारे में। फाइबरस जॉइंट किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं होने देते। फाइबरस जॉइंट स्कल की फ्लैट बोन को डेंस फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू की सहायता से स्ट्रक्चर के रूप में जोड़कर क्रेनियम बनाने में प्रयोग होते हैं। कार्टिलेजिनस जॉइंट में बोन आपस में कार्टिलेज के द्वारा जुड़ी होती हैं।
वर्टिब्रल कॉलम में एडजेसेंट वर्टिब्रे के बीच इस प्रकार के कार्टिलेजिनस जॉइंट होते हैं जो इसमें लिमिटेड मूवमेंट होने देते हैं। साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट्स दो बोन की आर्टिकुलेटिंग सरफेस के बीच फ्लूइड से भरी साइनोवियल कैविटी पाई जाती है। इस प्रकार के साइनोवियल जॉइंट्स में पर्याप्त मूवमेंट संभव होता है। साइनोवियल जॉइंट्स लोकोमोशन सहित कई तरह के मूवमेंट में सहायता करते हैं। एग्जाम्पल हैं साइनोवियल जॉइंट्स के बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, बोले तो पेक्टोरल, गैडल एंड ह्यूमरस के बीच। हिंजे जॉइंट्स नी जॉइंट्स को बोलते हैं। पाइवट जॉइंट्स एटलस एंड एक्सिस के बीच। ग्लाइडिंग जॉइंट्स कार्पल्स के बीच। एंड सैडल जॉइंट्स थंब के कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स के बीच। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 20.5 डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम के बारे में। स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम के डिसऑर्डर। माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस एक प्रकार का ऑटो इम्यूनी डिसऑर्डर है। माइस्थेनिया ग्रेविस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को प्रभावित करता है। माइस्थेनिया ग्रेविस में फटीग, वीकनिंग एंड स्केलेटल मसल की पैरालिसिस हो जाती है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में धीरे धीरे स्केलेटल मसल का डीजेनरेशन होता रहता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मोस्टली एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। टिटेनी। बॉडी फ्लूइड में कैल्शियम की कमी के कारण मसल में तीव्र ऐंठन रैपिड स्पैज्म होने लगता है, इसे टिटेनी कहते हैं। अर्थराइटिस। जॉइंट्स में सूजन आ जाना को अर्थराइटिस कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। ऑस्टियोपोरोसिस में बोन मास घटने से फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस सामान्य कारण एस्ट्रोजन की कमी है। गाउट। जॉइंट्स में यूरिक एसिड के क्रिस्टल के जमा होने से जॉइंट्स में सूजन आ जाती है, इसे ही गाउट्स कहते हैं। आसान भाषा में बायोलॉजी की इस ऑडियो क्लिप को सुनने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस ऑडियो